हेलो एवन। आज यहाँ पर हम सामान्य विज्ञान के पार्ट 2 के अंतर्गत बायोलॉजी और केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आप सभी यहाँ पर इस सेशन में जो भी रिवीजन आप करके हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं या बायो से है, तो सामान्य जनरल साइंस के अंतर्गत के जो टॉपिक हैं हम उनको यहाँ पर रिवीजन कर लें। फर्स्ट पार्ट में कल हमने बायोलॉजी के क्वेश्चन देखे थे, करीब 60 क्वेश्चन कल हमने अटेम्प्ट किए। रिवीजन सीरीज़ है, जैसा कि आप सभी को पता है। इसके माध्यम से आपने जो भी स्टडी की है उसको एक रिवीजन का आयाम देना है, आधार देना है और जल्दी से कंप्लीट करना है अपना जो भी यूपी ट्रिपल एस सी का एग्ज़ाम है, आगे यूपीएसआई के एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं वो उसके दृष्टिकोण से यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रिवीजन यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो चलिए सेशन आज का स्टार्ट करेंगे। सामान्य विज्ञान पार्ट 2 के अंतर्गत बायोलॉजी और केमिस्ट्री से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन यहाँ पे करीब 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं। सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हो जाएं जल्दी से जल्दी। दूसरा यहाँ पे काम करने के लिंक जो है अपनी फ्रेंड्स इत्यादि को शेयर कर दें ताकि यहाँ पे सभी लोग जल्दी से उपस्थित हो सकें। पेन और पेपर लेकर बैठना है ताकि वहाँ पर एक आपको जानकारी मिल, जो भी आप क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे सही या गलत है, लास्ट में आपको सभी को सबमिट करना है कि कितने किसके क्वेश्चन सही हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आज के अपने सेशन में आज के कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो एक एक करके आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आएंगे और आप सभी को ऑप्शन देकर वहाँ पे टिक करना है। आपको ऑप्शन बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नियॉन। आपके समक्ष 4 ऑप्शन हैं। आपको अपना क्वेश्चन यहाँ पर है, ध्यान से समझ के पढ़ के उसके बाद इसका आंसर देना है। तो अच्छे से यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन के लिए आपके पास पर्याप्त समय है। 1 घंटे में हमें 60 क्वेश्चन करने हैं, इस लिहाज से एक क्वेश्चन के लिए आपके पास एक पूरा मिनट है। क्वेश्चन को देखिए, समझिए, तभी आपका ऑप्शन जो भी सही है गलत है आप उस हिसाब से यहाँ पे बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जीवाणुओं के नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर इसमें से क्या होगा? देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका इसमें है वो है आपका ए आंसर सही है। ठीक है, कौन सा सही है आपका? ए उत्तर सही है, क्लोरीन यहाँ पर इसका राइट आंसर है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर पहले का ए ऑप्शन लगाया है उनका ये आंसर सही है। बाकी लोग जो भी अदर ऑप्शन के साथ गए हैं तो वो रॉन्ग का टिक करेंगे और हम आएंगे इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आया है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? ठीक है, ब्लैक लंग जो होते हैं आपका मतलब जो फेफड़े हैं उसमें यहाँ पर जो ब्लैक फॉर्म चीज़ें होती हैं वो जमा हो जाती हैं, उसको ब्लैक लंग रोग कहा जाता है। तो ये बताना है कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को होता है। ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। ऑप्शन पे देखिए, ए कहता है विद्युत लेपन उद्योग, बी है कार्बनिक विलायक उद्योग, सी है पेंट विनिर्माण उद्योग और डी है कोयला खान। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इसमें से बताना है आप सभी को। सेकेंड का आंसर दीजिए आराम से। यहाँ पे देखिए, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करनी है, समझ बूझ के यहाँ पर रिवीजन आपने कर रखा है और आसान है। अगर पढ़ा हुआ है तो, नहीं तो देखिए 2 चीज़ें यहाँ पर आपको जानकारी अच्छी मिल जाती है, रिवीजन आपका हो जाता है। जो क्वेश्चन आपको पता है वो तो आपको, चलिए ठीक है, वो तो आपको कंफर्म हो ही जाते हैं। दूसरा, अगर नहीं भी पता है तो भी आप वहाँ पर सीख सकते हैं। देखिए सेकंड का जो आंसर इसमें से सही है वो है आपका डी, कोयला खान में जो काम करने वाले जो व्यक्ति हैं वहां पर ये सारे आपको रोग हो सकते हैं, अर्थात ब्लैक लंग रोग जो होता है वो यहाँ पर हो सकता है आपको, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपना तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा है, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? हीलियम, क्रिप्टॉन, रेडॉन, आर्गन। बताइए, निम्नलिखित में ऑक्सीजन मिश्रित व निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? क्वेश्चन नंबर 3, सभी को आंसर देना है, सभी को पार्टिसिपेट करना है। देखिए 60 क्वेश्चन है, आप यहाँ पे 60 अलग अलग टॉपिक्स का, पूरे केमिस्ट्री से रिलेटेड, बायो से रिलेटेड चीज़ों का आपका रिवीजन आप मेरे साथ यहाँ पर कर सकते हैं लाइव। आपको पता है 12 से जो भी नए स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ पर 60 क्वेश्चन अगले 1 घंटे में हम यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए, तीसरे के यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका ए है, हीलियम। ठीक है, हीलियम आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3। तो ए का ऑप्शन जितने भी लोगों ने टिक किया उनका आपका आंसर सही है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक आसान सा क्वेश्चन लेते हैं। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल, दूसरा ओजोन होती है, तीसरा कहता है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, चौथा क्या ऑप्शन है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होती है। तो अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? अम्ल वर्षा में कौन सी चीज़, यहाँ पे कौन सा अम्ल होता है, कौन या कौन चीज़ इसमें सम्मिलित होती है, वो आपको ऑप्शन में अपने आंसर बताना है।
चारों ऑप्शन आपके समक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं। देखते हैं एक एक करके यहाँ पे कितने लोगों का आंसर यहाँ पे सही है। आसान सा क्वेश्चन है, इसके बारे में हमने कई बार पढ़ा हुआ होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा ABCD में। जल्दी से अपने अपने आंसर सबमिट करेंगे सभी लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए ठीक है, आंसर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए आंसर जो सही है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ पे डी है, सभी को पता भी है। सल्फ्यूरिक अम्ल इसका राइट आंसर है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्ल वर्षा को जो वनस्पति को नष्ट कर देती है, क्योंकि उसमें क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि आपकी वनस्पतियों को यहाँ पे नुकसान पहुंचाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं। एरोसॉल का उदाहरण है, ठीक है। एरोसॉल का उदाहरण है दूध, नदी का जल, धुआं, रुधिर। तो एरोसॉल के बारे में आपको बताना है कौन सी चीज़ इसमें एरोसॉल के उदाहरण के तौर पे हम इसे लेते हैं। इन्वायरमेंटल दृष्टिकोण से भी यहाँ पर देखा जाए तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करते हैं, खासकर जब आप इन्वायरमेंट पढ़ते हैं। हाल फिलहाल जो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्रिएट हो रहे हैं वहाँ पर भी इसके बारे में पढ़ते हैं। तो फिर भी यहाँ पे करंट का एक विषय भी ये लगातार बना रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ पे कितने लोगों को इसका सही उत्तर यहाँ पे पता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आराम से यहाँ पे उत्तर देंगे, आसान सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए आपका राइट आंसर जो है वो है धुआं। धुआं जो होता है वो आपको उसमें जो छोटे छोटे आपके पर्टिकुलेट मैटर्स जो होते हैं वो इसमें आपको समाहित होते हैं, और वो जो होते हैं आपको एरोसॉल उसी का एक उदाहरण है, जो जलने के बाद लकड़ी इत्यादि चीज़ें या कुछ अन्य चीज़ें दहक पदार्थ जब दहन करते हैं तो उसके यहाँ छोटे छोटे आपको पदार्थ उससे निकलते हैं, जिसे हम एरोसॉल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य हैं सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सूखी बर्फ, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 आपके समक्ष यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपको आंसर बताना है। कृत्रिम वर्षा मेघ बीजन का प्रयोग किस रासायनिक द्रव्य के प्रयोग करके हम यहाँ पे करते हैं। आसान है, अभी हाल ही में देखिए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जब गर्मी बढ़ी थी यूएई में, यहाँ पे ऐसी ही बारिश कराई गई थी, कृत्रिम वर्षा वहाँ पे कराई गई थी। एग्जाम्पल अगर आपको करंट में याद होगा तो। चलिए देखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितने लोगों ने दिया है, कितने लोगों का सही उत्तर है। यहाँ पर चारों ऑप्शन में अगर हम देखें तो कृत्रिम वर्षा के लिए जो ऑप्शन हमारे पास हैं, जो आर्टिफिशियल जो कह सकते हैं जो साइंटिफिक तरीके हैं, उसमें हम यहाँ पर तीनों ही चीज़ें अर्थात कि 6 का यहाँ पे आंसर जो है वो डी सही है। 6 का डी आपका राइट आंसर है। तीनों ही चीज़ें सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सूखी बर्फ, इन तीनों ही चीज़ों का हम प्रयोग कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए करते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 7 पर। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है, ये आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन में पहला ए है एथिलीन, बी है एसिटिलीन, सी है ईथेन और डी है मीथेन। तो बताइए कृत्रिम फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप सभी को देना है। आसान सा एक क्वेश्चन है, किसी का यहाँ पे ये क्वेश्चन शायद गलत नहीं होगा। आई होप सो यहाँ पर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन का कितने लोग यहाँ पर राइट आंसर देते हैं चारों ऑप्शन देखने के बाद। क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए जो राइट आंसर यहाँ पे है, आसान सा क्वेश्चन था, यहाँ पे सभी को पता भी है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, एथिलीन। क्या होगा, एथिलीन, अर्थात ए ऑप्शन। जितने लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए किया है वो सही है। हरे फलों को पकाने के लिए हम एथिलीन गैस का प्रयोग यहाँ पर कृत्रिम रूप से करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है। ठीक है, पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है। ऑप्शन देख लेते हैं। 8 का ए है डीडीटी, बी है बेंजीन, सी है मेथिल ब्रोमाइड और डी है एथिलीन ओजोन नाइट। तो यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन आप सभी के समक्ष उपस्थित है। पीड़कनाशी जो है जो ओजोन को ह्रास करता है वो आपको इसका आंसर बताना है। ध्यान से समझ के बूझ के यहाँ पे इसका आंसर देना है, ठीक है। चलिए जल्दी से अपने अपने आंसर सबमिट करिए। आई होप सो यहाँ पर आप इसका आंसर जानते होंगे, अगर नहीं भी पता है तो भी हम यहाँ पर पता करेंगे, ठीक है। चलिए याद देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर यहाँ पर है, 8 का जो है सी सही है। मेथिल ब्रोमाइड जो होता है वो आपकी ओजोन परत को यहाँ पर नुकसान पहुँचाता है। तो यहाँ पर जो पीड़कनाशी के हम बनाते हैं जो कि यहाँ पे चीज़ों को पीड़ा भरने के दृष्टिकोण से, उसमें हम जो मेथिल ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं वो कहीं ना कहीं ओजोन के लिए यहाँ पे नुकसानदेह है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है आंसर कौन सा सही है, सी आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या सही है। निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसे एक्वा लंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन क्या है। ए कहता है मीथेन, बी है नाइट्रोजन, सी है हीलियम, डी है हाइड्रोजन।
तो बताइए यहाँ पे जो एक्वा लंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलाया जाता है, उसमें यहाँ पर कौन सी चीज़, कौन सी गैस को ऐड किया जाता है, मिलाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देंगे आप सभी, जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए, देखते हैं कितने लोगों को इसका आंसर पता है। गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में क्या मिलाया जाता है? जल्दी से इसका आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर यहाँ पे सही है वो है हीलियम। सी यहाँ पर आपका सही है। हीलियम जो होती है वो एक्वालंग में गोताखोर जब होते हैं, आपको बहुत लंबी सॉरी गहरी जगह पे आपको गोताखोर के लिए अर्थात अंदर जाते हैं पानी के काफ़ी अंदर तक, तो वहाँ पे हीलियम को उसमें ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है और हल्की होती है, ट्रैवल करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर सही है वो है सी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बारूद का मिश्रण होता है, ठीक है, बारूद का मिश्रण होता है, ये आपको आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है बालू और टीएनटी, बी है टीएनटी और चारकोल, सी है नाइटर सल्फर और चारकोल, और डी है सल्फर बालू और चारकोल। तो बताइए बारूद जो बनाया जाता है उसमें किन किन चीज़ों को मिश्रित करके बारूद का निर्माण किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? कितने लोगों को देखते हैं कितने लोगों को पता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जल्दी से फटाफट आंसर राइट करेंगे। ABCD आपके समक्ष इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर यहाँ पर है वो है आपका सी, ठीक है, नाइट्रस सल्फर चारकोल को मिक्स करके हम यहाँ पे बारूद का मिश्रण यहाँ पे आपको तैयार करते हैं। चलिए यहाँ पर 11 नंबर लेते हैं। उपास्थ्यता हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व क्या है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, सिलिकॉन। तो जो उपास्थियाँ होती हैं, अस्थियाँ होती हैं, हड्डियाँ जिसे हम कहते हैं, बोन्स जिसे कहते हैं, तो बोन्स को यहाँ पर निर्माण के लिए किस तत्व की हमें आवश्यकता होती है? बॉडी में कौन से तत्वों की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है? और उसकी कमी से कई बार आपकी जो हड्डियाँ होती हैं वो कमज़ोर भी होने लगती हैं, और फिर डॉक्टर कहता है कि आपको इस तत्व की कमी है। ऐसे तत्वों को आपकी बॉडी में यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का आसान सा क्वेश्चन है, सभी को इसका आंसर भी पता होगा और सभी लोग आसानी से इस आंसर को टिक भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का देखिए आंसर जो है 11 के यहाँ पे बी सही है। कैल्शियम की हमारी बॉडी में यदि कमी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में हमारी जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, उपास्थियाँ कमज़ोर होती हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या है, हड्डियों की मजबूती के लिए कौन से तत्वों की आवश्यकता है? कैल्शियम। और इस प्रकार के ऐसे इसलिए जो भी भोज्य पदार्थ आप यूज़ करते हैं वहाँ पे कैल्शियम तत्वों की संपूर्ण करने वाले तत्वों का या भोज्य पदार्थों को भी हमें लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर यहाँ पे बी सही है। चलिए 12 पे आते हैं। 12 कहता है सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? ए ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्सिन, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, सी है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, और डी है डाइऑक्सिन और बेंजीन। तो सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है, ये आपको इसका आंसर देना है। चारों ऑप्शन आपके समक्ष हैं, आंसर देख के आराम से इसके आंसर देंगे। देखिए सभी को यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, जितने भी लोग लाइव में जुड़ते जा रहे हैं। आपको 60 क्वेश्चन हल करने को मिलने वाले हैं। जो क्वेश्चन छूट गए हैं वो आप बाद में सेशन को कर सकते हैं, ख़त्म होने के बाद यहाँ पे लाइव आपके समक्ष रहेगा, तो वीडियोस आपको अपलोड हो जाएगी, उसके बाद आप देख सकते हैं। बाकी लोग जब भी ज्वाइन करें तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कर सकते हैं। 60 क्वेश्चन डेली रिवीजन के दृष्टिकोण से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के यहाँ पे राइट आंसर क्या है। 12 का देखिए वहाँ पर बी आपका सही है। सिगरेट के धुएं का जो मुख्य प्रदूषक है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। तो 12 का जितने लोगों ने बी आंसर किया है सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, ठीक है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। पहला है अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, बी है अभिक्रिया की दर को घटाना, सी है अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्प्रेरक वह पदार्थ है, ठीक है, उत्प्रेरक के बारे में आपको बताना, उत्प्रेरक पदार्थ के बारे में बताना है क्या करता है, किस तरीके की प्रक्रियाओं के लिए यहाँ पे उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 आसान, आगे केमिस्ट्री इत्यादि के लैब इत्यादि या कहीं भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा तो इसका आंसर आपको पता है। उत्प्रेरक का हम प्रयोग किस दृष्टिकोण से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सभी को आई होप जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता है, नहीं पढ़ा है तो अभी आपको पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए 13 का जो आंसर यहाँ पे सही है। 13 का आंसर जो सही है वो है ए है, अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का जितने लोगों ने आंसर ए टिक किया है आपका सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, खाद्य परिरक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ, ठीक है, खाद्य परिरक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ बताना है आपको कौन सा है। ए ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, बी है टार्ट्रिक एसिड, सी है एसिटिक एसिड और डी है बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण।
तो आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का आंसर आपको ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपके समक्ष उपस्थित हैं। आपको वहाँ पर आप आराम से समझ बूझ के, अगर आपको पता है, कन्फ्यूज़न है, थोड़ा टाइम ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। लेकिन हाँ, आंसर मुझसे पहले देना है, आंसर मेरे बाद देंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। हाँ, बस आपको जानकारी ज़रूर यहाँ पर हो जाएगी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 14 का देखिए आंसर यहाँ पर है। 14 का आंसर आपका डी सही है, बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। क्वेश्चन नंबर 14 का डी आपको यहाँ पर टिक करना है, डी आपका सही है। आते हैं 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। 15 क्या कहता है, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? बैक्टीरिया, लाइकेन, शैवाल, फंजाई। तो वायु प्रदूषण को मॉनिटर कौन करता है, अर्थात यहाँ पर अगर वायु प्रदूषण होता है तो यहाँ पर कौन सी चीज़ों में यहाँ पे परिवर्तन आता है, किस प्रकार के जीव में परिवर्तन आता है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हाँ, वायु प्रदूषण बढ़ गया है। तो आंसर देखते हैं कितने लोगों को इसका पता है। ए बी सी डी आपके चार ऑप्शन है, बैक्टीरिया, लाइकेन, शैवाल और फंजाई। चलिए देखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर यहाँ पर है, जितने लोगों ने यहाँ पर आपको बी टिक किया है, ठीक है, बी टिक किया है, आपका आंसर सही है। लाइकेन यहाँ पर आपका वायु प्रदूषण को आसानी से यहाँ पर पता कर सकते हैं उसको, उसमें आपको परिवर्तन आता है क्वेश्चन नंबर 15 के बी में, लाइकेन में। तो 15 का बी आपका सही है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 क्या कहता है, ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? ज्वालामुखी उद्भेदन, विमानन ईंधन, रेडियोधर्मी किरणें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत का अवक्षय आपको बताना है मुख्यतः किस कारण से होता है, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए देखते हैं कितने लोगों को इसका आंसर सही पता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सही कितने लोगों को पता है? आसान सा क्वेश्चन है, आंसर आप आसानी से इसको क्लिक कर सकते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आई होप ए बी सी डी मोस्टली। चलिए बात करते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन का। देखिए राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन 16 के यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन 16 का डी आपका आंसर यहाँ पे राइट है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं यहाँ पर 17। 17 क्या कहता है, एल्युमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं, एल्युमिनियम को हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं, किस चीज़ का प्रयोग करके? ऑक्सीकरण द्वारा, आसवन द्वारा, विद्युत अपघटन द्वारा, ओजोन अपघटन द्वारा। तो आपको इसका आंसर देना है। एल्युमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है, चार ऑप्शन आपके समक्ष है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 ए बी सी डी क्या होगा आंसर? जल्दी से फटाफट ऐड करेंगे, अपने सभी लोग को आंसर देना है। देखिए यहाँ पे शांत नहीं रहना है, सभी को आंसर देना है। अपने आंसर फटाफट दीजिए, नहीं पता आप स्किप भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर यहाँ पे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देखिए यहाँ पे क्या है, सी सही है। जितने लोग यहाँ पर विद्युत अपघटन के द्वारा हम एल्युमिनियम को शुद्ध करते हैं और उसका प्रयोग यहाँ पर करते हैं, तो जितने लोगों ने यहाँ पे सी आंसर यहाँ पे टिक किया है, आप सभी का आंसर सही है, राइट का निशान लगाएंगे और आप बाकी लोगों के यहाँ पर रॉन्ग करेंगे। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो 17 का आंसर आपका सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है क्या है? अपचायक है, उपचायक है, निर्जलीकरण है, विरंजन कारक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये आपको इसका आंसर देना है। जल्दी से बताइए कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर क्या है? अपचायक, उपचायक, निर्जलीकरण, विरंजक कारक है। ए बी सी डी में कौन सा आंसर आपके हिसाब से सही होगा? फटाफट आंसर दीजिए, यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लेना है, आसान सा एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको 18, क्वेश्चन नंबर 18 कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इस क्वेश्चन का आपका आंसर यहाँ पे जितने लोग सी के साथ गए, निर्जलीकरण के दृष्टिकोण से हम इसका प्रयोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, निर्जलीकरण के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर यहाँ पे जितने लोग सी आंसर के साथ गए हैं, आप सभी का यहाँ पर सही है, बाकी लोगों का यहाँ पर आंसर गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हमने यहाँ पर डन कर लिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, सावनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त अल्कोहल कौन सा होता है? सावनीकरण की प्रक्रिया में प्राप्त अल्कोहल कौन सा होता है? पहला एथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, कास्ट स्प्रिट, ग्लिसरॉल। तो बताइए जो सावनीकरण की प्रक्रिया होती है उसमें जो अल्कोहल होता है वो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 19 का आपके समक्ष ऑप्शन है ए बी सी डी। सभी लोग यहाँ पर फटाफट अपने आंसर देंगे, 15 सेकंड 20 सेकंड जो भी आपको लेना है, उसके बाद फिर मैं आपका इसका आंसर बताऊंगा यहाँ पे उत्तर क्या सही है। तो अपने अपने आंसर यहाँ पर दे सकते हैं, फटाफट सभी लोगों को आंसर देना है, ठीक है। सभी लोगों को आंसर देंगे यहाँ पर, जल्दी जल्दी करेंगे। ए बी सी डी क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए, ठीक है, फटाफट आंसर दीजिए। चलिए ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कौन सा सही होगा। देखिए 19 का क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पे आंसर आपका डी सही है, ग्लिसरॉल, ठीक है। तो कौन सा है, ग्लिसरॉल का प्रयोग करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका डी जितने लोगों ने टिक किया है सही है।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, बैटरी में निम्नलिखित में किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? पहला हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, दूसरा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, दोनों ही सेम है यहाँ पर। सी है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर बताना है ABCD। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, यहाँ पर आसान हो जाएगा आपका क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर आसान हो जाएगा। बैटरी में निम्नलिखित किस एक एसिड का हम प्रयोग करते हैं? आई होप मोस्टली लोगों के पास यहाँ पर बैटरी कहीं ना कहीं हम यूज़ करते हैं, इन्वर्टर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर यहाँ पे कौन सा सही है। आराम से इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं, सभी को पता भी होगा। चलिए बात करते हैं बैटरी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का जितने लोगों को आंसर यहाँ पे सी लगा है, सल्फ्यूरिक एसिड आपका आंसर सही है। 20 का जो राइट आंसर यहाँ पे है सी है। तो सल्फ्यूरिक एसिड आपका 20 का सही है। बैटरी में हम सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 क्या कहता है? शीशे से संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? ए फास्फोरिक एसिड, बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी नाइट्रिक एसिड, डी सल्फ्यूरिक एसिड। तो शीशे से संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ये इसका आंसर आप सभी को यहाँ पर बताना है। आप यहाँ पर आपके समक्ष 4 ऑप्शन हैं, ABCD, फास्फोरिक, हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक या सल्फ्यूरिक। चलिए देखते हैं यहाँ पर कितने लोगों को इसका आंसर पता है। फटाफट अपने आंसर को आप लोग सभी ऐड करेंगे। ABCD में आपको जो भी आंसर सही लगता है उसका आंसर आप यहाँ पर देंगे। शीशे से संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, सभी लोग एडमिट करेंगे, सभी लोग यहाँ पर आंसर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का मैं आंसर आपको बताता हूँ। देखिए 21 का यहाँ पे जो आंसर सही है वो है डी सही है, सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा आंसर सही है? डी सही है, सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे शीशे से संचयन वाले सेल में किस अम्ल का हम प्रयोग करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 पे आते हैं। 22 क्या कहता है? निम्नलिखित में से वे दो तत्व कौन से हैं जिनका ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? पहला सिलिकॉन और जर्मेनियम, दूसरा कार्बन और प्लेटिनम, तीसरा इरिडियम जर्मेनियम, चौथा टंगस्टन प्लेटिनम। तो ABCD में से आपके पास 4 ऑप्शन हैं। टंगस्टन उद्योग में व्यापक रूप से हम किसका प्रयोग करते हैं, किन दो तत्वों का करते हैं, ये आपको बताना है। आप सभी यहाँ पे ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। ठीक है, ट्रांजिस्टर सुनते भी होंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर कितने लोगों को इसका सही उत्तर पता है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। ABCD सभी लोग सबमिट करेंगे, फटाफट अपने आंसर दीजिए, ज़्यादा समय लेना नहीं है। ऑलरेडी आपका हर 1 मिनट में हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, उससे ज़्यादा हमें समय नहीं लेना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? देखिए 2 का यहाँ पर ए सही है, सिलिकॉन और जर्मेनियम इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से जो 2 तत्व आपके सही हैं वो कौन से हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। निम्नलिखित में से वे दो तत्व कौन से हैं जिनका बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जाते हैं? ठीक है, जिनसे बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जाते हैं, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन से वो 2 तत्व हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है कार्बन और हाइड्रोजन, बी है कार्बन और नाइट्रोजन, सी है कार्बन और ऑक्सीजन, और डी है सल्फर। तो अर्थात कार्बन कॉमन है। दूसरा तत्व कौन सा है ये आपको अगर पता है तो आप आंसर यहाँ पे टिक कर सकते हैं। एक में कोई कंफ्यूजन है, एक क्लियर है, कार्बन है। ठीक है, तो ABCD आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। सभी लोग अपने आंसर सबमिट करेंगे, फटाफट अपने आंसर देंगे आराम से यहाँ पर। ठीक है, समझ बूझ लीजिए, जो आपको सही लगता है उसके साथ जाइए। गलत होता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आंसर सबको देना है, क्योंकि सही तो अभी हो ही जाएगा। अभी आंसर तो मैं बता ही दूंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। देखिए यहाँ पे आंसर आपका ये सही है, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, कौन से 2 तत्व? कार्बन और हाइड्रोजन। तो 23 का जितने लोगों ने यहाँ पर ए ऑप्शन टिक किया है आप सभी का सही है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 क्या है? निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है? तो कपड़े से आपको स्याही और जंग के धब्बे हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लें। पहला है ऑक्जेलिक अम्ल, बी है यहाँ पे अल्कोहल, सी है आपका ईथर, और डी है आपका मिट्टी का तेल। तो ABCD 4 ऑप्शन आपके समक्ष हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर कितने लोगों को इसका आंसर पता है। अगर कभी कभी होता है कपड़े इत्यादि धुले जाते हैं, उसमें दूसरे कपड़े का कलर होता है डार्क कलर का, वाइट आपको लाइट कलर के कपड़ों के साथ धुल देते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप किस चीज़ का प्रयोग करके कलर के कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को हटा सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 24 ABCD में कौन सा आंसर सही है? चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 24
देखिए यहाँ पे आंसर आपका सही है ए, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग कर सकते हैं हम कपड़ों से स्याही और जंग के धब्बों को हटाने के लिए। तो 24 का आंसर ए आपको सभी को टिक करना है। जिसने टिक किया है वो आपका सही है, जिन्होंने गलत है वो लोग ऑप्शन ए टिक कर लेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। हाइड्रॉक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। पहला बेंजोइक अम्ल, बी है कार्बोलिक अम्ल, सी है सिनामिक अम्ल, डी है एसिटिक अम्ल। तो हाइड्रॉक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है, ये आपको बताना है। ए बी सी डी में कौन सा यहाँ पर आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का यहाँ पर आंसर आप देंगे। 25 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 हाइड्रॉक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है ए बी सी डी, बेंजोइक, कार्बोलिक, सिनामिक, एसिटिक। चलिए देखते हैं यहाँ पर आंसर कितने लोगों का सही है, कितने लोगों ने यहाँ पे आंसर दे दिया है, बाकी लोग आंसर देते रहेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर यहाँ पर है 25 का आपका बी सही है। ठीक है, बी सही है, कार्बोलिक अम्ल। तो हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है, कार्बोलिक अम्ल। 25 का आपको बी आंसर टिक करना है राइट, बाकी लोग यहाँ पर अपना जिनका गलत हो गया वो भी सही कर लेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। वातावरण में, यहाँ पे आपको बताना है वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को किसके प्रयोग से कम किया जा सकता है। ए है अधिक कार्यदक्ष कार इंजन, बी है उद्योग में उत्प्रेरक परिवर्तक, सी है फैक्ट्री की चिमनियों में इसे आकर्षित करने वाली स्थैतिक विद्युत, और डी है कम सल्फर वाले ईंधन। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपको आंसर यहाँ पे बताना है ए बी सी डी में कौन से यहाँ पर आंसर सही होगा। वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को किसके प्रयोग से कम किया जा सकता है। आपके समक्ष चारों ऑप्शन हैं, आराम से पढ़ेंगे और इसका आंसर फटाफट देंगे। ज़्यादा यहाँ पर सभी लोग आंसर देंगे ए बी सी डी में आंसर कौन सा सही होगा, सभी लोग सबमिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। देखिए 26 का यहाँ पे राइट आंसर आपका डी है। ठीक है, कौन सा है, डी है, कम सल्फर वाले ईंधन। तो 26 का यहाँ पर जितने लोग डी के साथ गए सही है, बाकी लोग जो गलत हुए हैं वो डी को टिक कर लेंगे, डी लगा लेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। बड़े नगरों में वायु प्रदूषक को मुख्य कारण है, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है क्या है। मलजल, निलंबित कण, जीवाश्मी ईंधन का दहन, तापीय विद्युत संयंत्र। तो बड़े नगरों में वायु प्रदूषक का जो मुख्य कारण है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आपको बताना है ए बी सी डी। इसमें से चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर आपका सही है, जल्दी से बताएं, फटाफट अपने आंसर दीजिए। बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। क्वेश्चन नंबर 27, चलिए देखते हैं यहाँ पर कितने लोगों का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 27 का फटाफट आंसर देंगे। देखिए 27 का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आपका बी सही है। निलंबित करणों के द्वारा यहाँ पर सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण आपको बड़े शहरों में देखा जाता है। तो 27 का जितने लोग यहाँ पर आंसर बी के साथ गए हैं आपका सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 क्या कहता है, पायराइट गैस को जलाने से मिलती है, पायराइट गैस को जलाने से मिलती है। ए सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस अच्छा दो बार यहाँ पे कर दिया गया। सी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और डी है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो पायराइट गैस को जलाने से मिलती है, क्या कौन सा आंसर होगा। ए बी कॉमन है, कोई भी एक आंसर आप टिक कर सकते हैं, लेकिन सी और डी अलग अलग हैं। तो ए चलिए मान के ए हटा देते हैं। बी सी डी में से उसका कौन सा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का आपको यहाँ पर आंसर देना है। चलिए देखते हैं कितने लोगों का आंसर यहाँ पर सही है। बी सी डी में ए को यहाँ पर कॉमन ही है, इसलिए वहाँ पर उसको हम नहीं लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, चलिए फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट अपने अपने आंसर सबमिट करेंगे, फटाफट आंसर सबमिट करिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर सही है वो है बी पायराइट, पायराइट गैस को जलाने से जो मिलती है वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बी यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है। ठीक है, मूलतः कार्बनिक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 29, ए ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, बी है सल्फ्यूरिक अम्ल, सी है साइट्रिक अम्ल, डी है ऑक्जेलिक अम्ल। तो आपको बताना है कौन सा मूलतः कार्बनिक अम्ल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका आंसर है क्या है ये आपको बताना है। ए बी सी डी, सभी को अपने अपने आंसर को टिक करना है, फटाफट आंसर को बताना है, बाकी अपने पेजेस पर भी से ऐड करते चलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर कितने लोगों को इसका आंसर पता है या सही आपने आंसर बताया है। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, चलिए बात करते हैं इसका आंसर कौन सा सही हो। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 का जो आंसर यहाँ पर आपका सही है वो है बी। ठीक है, तो बी यहाँ पर सही है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बी 29 के साथ जितने लोग बी के साथ गए सभी का आंसर यहाँ पे सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि वायु के गुब्बारे को ऊपर उठते हुए बल मिलता है, बी गुब्बारा भारहीन हो जाता है,
सी हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है, और डी हीलियम गुब्बारे के नीचे से वायु को हटा देती है। तो यहाँ पर हीलियम से भरा जो गुब्बारा है वायु में उड़ने लगता है, इसका रीज़न क्या है ये आपको बताना है। आंसर इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं। तो ए बी सी डी आपके पास 4 ऑप्शन है, आराम से पढ़िएगा, समझ लीजिएगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 30 का, उसके बाद यहाँ पे अपने आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 30। चलिए देखते हैं कितने लोगों को यहाँ पर इसका पता है। आसान से वैसे क्वेश्चन है, हीलियम के बारे में जो तथ्य हैं वो आपको अगर पता है। क्वेश्चन नंबर 30, चलिए बात करते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कौन सा सही होगा। देखिए यहाँ पे सी सही है। हीलियम जो होती है वो वायु के जो उसका घनत्व होता है वायु से अर्थात हल्की होती है, और हल्की होने के कारण जैसे ही हीलियम से भरा जो गुब्बारा अगर आप छोड़ते हैं तो वो ऊपर उड़ता हुआ चला जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है, जितने लोग यहाँ पर सी के साथ गए हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है उनका सही है। जिन लोगों ने गलत अगर किया है तो वो भी अपना सही कर लेंगे। चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 क्या कहता है, ऊन तंतु का विकल्प है। ठीक है, ऊन तंतु का विकल्प क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन क्या है, मर्सरीकृत कपास, बी है नायलॉन, सी है पीवीसी, डी है एक्रायलॉन। तो ऊन तंतु का विकल्प क्या है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर दीजिए। ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। 31 का ए बी सी डी। चलिए देखते हैं यहाँ पर, फटाफट आंसर दीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए। 31 का आंसर बताइए। चलिए ठीक है, बाकी लोग जितने लोगों ने आंसर दे दिया, बाकी लोग यहाँ पर अपने आंसर बता सकते हैं। मैं यहाँ पर इसका आंसर बता दूं। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आपका बी यहाँ पर सही है। नायलॉन जो है यहाँ पर ऊन तंतु का विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 31 का बी आपका सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 क्या कहता है, टिंक्चर आयोडीन किस में आयोडीन का घोल है। टिंक्चर आयोडीन किस में आयोडीन का घोल है। ए है पोटेशियम आयोडाइड, बी है एथिल अल्कोहल, सी है जल, और डी है सोडियम क्लोराइड। तो टिंक्चर आयोडीन किस में आयोडीन का घोल है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर देखते हैं कितने लोगों को पता है। 32 का आंसर बताएं। 32 का आंसर बताइए। चलिए देखते हैं यहाँ पर कितने लोगों को इसका आंसर पता है। ए बी सी डी में कौन सा यहाँ पर आंसर सही है। बाकी लोग अपना आंसर यहाँ पर सबमिट करते रहेंगे। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ए बी सी डी में से टिंक्चर आयोडीन किसका आयोडीन का घोल होता है। 32 का यहाँ 32 का यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ए, पोटेशियम आयोडाइड जो होता है आयोडीन का घोल होता है टिंक्चर आयोडीन में। तो क्वेश्चन नंबर 32 का यदि आपने ए आंसर टिक किया है तो आप सभी यहाँ पर सही है आपका। बाकी लोग यहाँ पर इसको सही कर लेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ये आसान सा क्वेश्चन है और ये सब ने आपने पढ़ा भी होगा, इसका आंसर भी आप सभी को पता भी होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन है कि खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन देख लें। ए है सोडियम कार्बोनेट, बी है सोडियम बाइकार्बोनेट, सी है सोडियम नाइट्राइड, डी है सोडियम नाइट्रेट। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आप आंसर दीजिए। 33 का आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं ए बी सी डी में से कितने लोगों का आंसर यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 33, देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 33 का राइट आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कि यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो है 33 का वो है बी। कौन सा है, बी है सोडियम बाई कार्बोनेट। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर 33 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 34। क्वेश्चन नंबर 34, दिया सलाई की नोक में होता है। दिया सलाई की नोक में होता है, क्या होता है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो दिया सलाई की नोक में होता है, क्या होता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 का आपको आंसर देना है। ए बी सी डी जल्दी से बताएं। आसान सा क्वेश्चन है, दिया सलाई अर्थात माचिस जो होती है। तो दिया सलाई यहाँ पर आपको बतानी है 34। सभी को पता होगा, आई थिंक सो सभी को पता होगा। देखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देना काफ़ी आसान होगा। ए बी सी डी में कौन सा यहाँ पे सही होगा, फटाफट आंसर देंगे। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 34 का देखिए यहाँ पे आपका सी सही है। लाल फास्फोरस दिया सलाई की जो नोक में होता है उसे हम क्या कहते हैं, लाल फास्फोरस कहते हैं। 34 का यहाँ पर आपका सी सही है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम आपको बताना है। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है। ए है वॉशिंग सोडा, बी है बेकिंग सोडा, सी है ब्लीचिंग पाउडर, डी है सोडा ऐश। आसान सा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन आसान है, जल्दी से आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 का, इसमें ज़्यादा समय तो लेना नहीं है। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 35, वॉशिंग सोडा, बेकिंग, ब्लीचिंग सोडा, ए बी सी डी। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने लोगों ने यहाँ पे इसका आंसर सही बताया। ए बी सी डी आपके पास 4 ऑप्शन थे,
सभी लोगों को आंसर देखिए सबको सबमिट करना है, किसी को यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप देख रहे हैं लाइव हैं और सिर्फ सुन रहे हैं देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट भी करना है। क्वेश्चन नंबर, चलिए हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर देने के। 35 के यहाँ पर आपका बी सही है, बेकिंग सोडा यहाँ पर इसका राइट आंसर है। तो जितने लोग यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम नहीं जानते हैं, ध्यान रखिएगा बेकिंग सोडा होता है, और यहाँ पर इसको वाणिज्यिक तौर पर, और साइंटिफिक नेम क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट, और वाणिज्यिक नेम जो व्यापारिक तौर पर यूज़ करते हैं वो है बेकिंग सोडा। तो 35 का आंसर आपका कौन सा सही है, बी सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36, सिरका निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है? ठीक है, सिरका निम्नलिखित में किसका वाणिज्यिक नाम है? अब यहाँ पर देखिए सिरका ऑलरेडी यहाँ पर बताना है कि आपका एक वाणिज्यिक नाम है, लेकिन यहाँ पर अब ये बताना है कि सिरका जो है एक वाणिज्यिक नाम है, लेकिन ये किसका है, जो कि एक साइंटिफिक नेम इसका क्या है। तो एक तरीके से देखा जाए 36 का आंसर ए बी सी डी में, ए कहते हैं ऑक्जेलिक अम्ल, बी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी है एसिटिक अम्ल, डी है नींबू का अम्ल। क्वेश्चन नंबर 36, जल्दी से बताएं सिरका का निम्नलिखित में से किसका, सिरका निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है। 36 का आपको आंसर बताना है, ए बी सी डी में से कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर कितने लोगों को इसका आंसर सही पता है, जल्दी से फटाफट आंसर एडमिट करेंगे, ऐड करिए फटाफट अपने आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है, ए बी सी डी में से। चलिए हम बताते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जिनको सही होगा वो टिक कर लेंगे। और 36 का यहाँ पर आपका सी सही है, एसिटिक अम्ल सिरका का जो सिरका एसिटिक अम्ल का वाणिज्यिक नाम है। तो 36 का यहाँ पर जितने लोगों ने सी आंसर के साथ गए हैं आपका सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 क्या कहता है, सीमेंट की खोज किसने की थी? सीमेंट की खोज किसने की थी? ए है अगासिट, बी है एल्बर्टस मैग्नस, सी है जोसेफ अस्पादिन, और डी है जैनसी। तो सीमेंट की खोज किसने की थी, ये आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए, फटाफट अपने आंसर दीजिए। सीमेंट की खोज किसके द्वारा की गई थी? सीमेंट का उपयोग आपको पता ही है, घर इत्यादि किसी चीज़ के निर्माण कार्य में हम यहाँ पे करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 कौन सा आंसर सही होगा। 37 का देखिए यहाँ पे आपका आंसर सी सही है, जोसेफ अस्पादिन ने यहाँ पे सीमेंट की खोज की थी। 37 का सी आंसर आप सभी टिक करेंगे, सी आंसर यहाँ पर इसका राइट आंसर है। जिनका ऑप्शन गलत हो गया है वो लोग भी क्या करेंगे, सही कर लेंगे 37 का सी आंसर। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, किडनी स्टोन जिसे हम पथरी कहते हैं में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? पथरी की प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी होती है, किडनी में स्टोन की समस्या होती है, तो यहाँ पर काफ़ी पेन भी होता है उसके कारण। तो ये होता क्या है, बट किडनी स्टोन में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लें, ए है सोडियम ऑक्सिलेट, बी है कैल्शियम ऑक्सिलेट, सी है सोडियम क्लोराइड, और डी है कैल्शियम एसीटेट। क्वेश्चन नंबर 38 का आपके समक्ष यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आराम से सुनिएगा, आराम से यहाँ पर आंसर दीजिएगा। आसान क्वेश्चन कई बार हम गलत कर देते हैं, गलत ऑप्शन टिक कर जाते हैं, परीक्षा में भी ऐसा हम कई बार करते हैं, तो यहाँ पर ये गलतियाँ नहीं करनी है। थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करिए, 1 मिनट होता है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, काफ़ी है पर्याप्त अपने आंसर को देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 का अपना आंसर बताएंगे सभी लोग फटाफट, ए बी सी डी में से यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर कौन सा सही है। सोडियम, आसान से वैसे क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आपका बी सही है। कैल्शियम ऑक्सिलेट जो होता है किडनी स्टोन या पथरी में के रूप में यहाँ पर पाया जाता है, उसी के आपका संग्रहित या इकट्ठा हो जाता है एक जगह पे, काफ़ी ठोस पदार्थ होता है और उसके कारण अवरुद्ध की स्थितियाँ क्रिएट करता है, तो यहाँ पर काफ़ी पेन भी होता है उसके कारण। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर यहाँ पे बी सही है, किडनी कैल्शियम ऑक्सिलेट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, नैसर्गिक रबड़ किसका बहुलक है? नैसर्गिक रबड़ किसका बहुलक है? स्टाइरिन, वायलिन एसीटेट, प्रोपीन, आइसोप्रीन। तो नैसर्गिक या प्राकृतिक जो रबड़ पाया जाता है वो किसका बहुलक है, ये आपको इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर देंगे सभी लोग, जल्दी से फटाफट, ए बी सी डी में से कौन सा आंसर यहाँ पे सही है। ठीक है, ए बी सी डी सभी लोग सबमिट करेंगे अपने अपने आंसर को, ज़्यादा समय नहीं लेना है, सभी को आंसर सबमिट करना। अगर आता है तो आपको वैसे भी ज़्यादा आप समय नहीं लेंगे, कुछ लोग कंफ्यूज हैं उनका थोड़ा समय लगता है, और जिनको नहीं आता है वो स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास ऑप्शन, चलिए देखते हैं फिर भी आंसर यहाँ पे कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 39 का देखिए यहाँ पे आंसर जो सही है आपका है वो है डी, आइसोप्रीन। कौन सा आंसर है? डी है, नैसर्गिक या प्राकृतिक रबड़ आपका आइसोप्रीन का बहुलक है। तो ये आप 39 का आप डी आंसर सही करेंगे, जिनका गलत है वो भी अपना सही कर लेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। 40 क्या कहता है, साधारण लवण का रासायनिक नाम है? पहला ऑप्शन देख लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, बी है सोडियम नाइट्रेट, सी है अमोनियम क्लोराइड, डी है कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका आंसर आप सभी को पता भी होगा, आसान सा क्वेश्चन है, साधारण लवण के बारे में आपको बताना है, इसके रासायनिक नाम के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 40,
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का यहाँ पर कितने लोगों को आंसर यहाँ पे पता है। A B C D फटाफट अपने आंसर देंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। बाकी लोग अपने आंसर को सबमिट करते रहेंगे A B C D में से। देखिए 40 के यहाँ पे जो आंसर सही है आपका वो है ए आंसर है, सोडियम क्लोराइड। साधारण लवण का रासायनिक नाम क्या है? ए है सोडियम क्लोराइड। मूलतः यहाँ पे सबका सही भी होगा, सबको पता भी है। और जिनका अगर गलत हो गया बाई चांस तो यहाँ पर आप अपना आंसर सही कर लेंगे। साधारण लवण का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम क्लोराइड 40 का ए। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फिर से यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अगेन आई थिंक इसका आंसर आपको पता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? ठीक है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लेना है। आइसोप्रीन, स्टाइरिन, ब्यूटाडाइन, एथिलीन। 41 का आंसर देना है। आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन 41, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन, स्टाइरिन, ब्यूटाडाइन, एथिलीन। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा। आइसोप्रीन। ठीक है, क्या होगा आंसर? आइसोप्रीन इसका सही उत्तर है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। तो 41 का आपका आंसर ए सही है। तो यहाँ पर चलिए क्वेश्चन 41 हो गया, आपको यहाँ 41 नंबर हो गया है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? ए नाइट्रिक ऑक्साइड, बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड या डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड, आपके पास 4 ऑप्शन है। लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कितने लोगों को इसका आंसर पता है, फटाफट अपने आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर दीजिए। 42 का आंसर फटाफट अपने आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा। देखिए 42 का आपका जो राइट आंसर यहाँ पर है वो आपका डी सही है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है। लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। आई होप यहाँ पर आप सभी ने यहाँ पर आंसर सही किया। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं। क्वेश्चन 43 क्या कहता है? रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ए डायनोमो में, बी वैद्युतापक में, सी बैटरी में, डी परमाणु बम में। तो रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किस में से होता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 43 पर हम आ चुके हैं। 60 क्वेश्चन हमें पर डे अटेम्प्ट करने होते हैं। आपको यहाँ पर अपने क्वेश्चन 43 पर आ गए, आपको बताना है यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है ए बी सी डी में से। चलिए देखते हैं कितने लोगों को इसका आंसर पता है। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं कितने लोगों का सही है। देखिए 43 का आंसर यहाँ पे आपका सी सही है। ठीक है, बैटरी में रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो 43 का आपका सी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। पीड़कनाशी के रूप में डीडीटी के प्रयोग की हानि है। पीड़कनाशी के रूप में डीडीटी के प्रयोग की हानि है। क्या हानि है? ए है कुछ समय के बाद अप्रभावी हो जाता है, बी है प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता है, सी है दूसरों से कम प्रभावी होता है, डी है इसकी अधिक लागत होती है। तो पीड़कनाशी के रूप में डीडीटी के प्रयोग की हानि है। क्या हानि है, क्या नुकसान होता है, ये आपको इसका आंसर के रूप में बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 के आंसर में ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके समक्ष यहाँ पर हैं। आप सभी को अपने अपने आंसर यहाँ पर सबमिट करने हैं। तो फटाफट आपके सभी का आंसर का वेट होगा। जल्दी देखते हैं यहाँ पर कितने लोगों को इसका आंसर सही पता है। क्वेश्चन नंबर 44 ए बी सी डी। चलिए देखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितने लोगों का उत्तर यहाँ पे सही होता है। देखिए इस क्वेश्चन 44 का जो आंसर यहाँ पे आपका सही है, क्वेश्चन नंबर 44 का आपका बी सही है। प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर यहाँ पर बी सही है, प्रकृति में। तो पीड़कनाशी के रूप में डीडी के प्रयोग के कारण ये हानि होती है और इसी कारण यहाँ पे इसके प्रयोग को लेकर प्रतिबंधित भी किए जाने की बात की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 44 को लेकर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। रिचार्जेबल सेल में सेल के भीतर किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके लिए क्या दिया हुआ है। ए है वैद्युत ऊर्जा, बी है स्थितिज ऊर्जा, सी है रासायनिक ऊर्जा और डी है गतिज ऊर्जा। तो आपको इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 45, 4 ऑप्शन आपके समक्ष हैं ए बी सी डी। चलिए देखते हैं यहाँ पर कितने लोगों को इसका आंसर सही पता है। आंसर सभी को देना है, पार्टिसिपेट सभी को करना है। ठीक है, सभी को यहाँ पर आंसर देना है। फटाफट अपने आंसर सबमिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 ए बी सी डी जल्दी से बताएं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का। देखिए यहाँ पे आंसर कौन सा सही होगा। 45 का देखिए यहाँ पर आपका आंसर सी सही है। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर सी के साथ गए हैं रासायनिक ऊर्जा के साथ। तो रिचार्जर सेल में सेल के भीतर किस प्रकार की ऊर्जा संचारित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा। 45 का आपका आंसर सी यहाँ पर सही है।
तो सी आंसर का आप लोग सही कर लेंगे। चलिए 46 पे आते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? ठीक है, सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, ये आंसर आपको बताना है। ऑप्शन देख लें क्या है। पहला है एसिटिक अम्ल, बी है मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल, सी है डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल और डी है ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। तो 46 का आपको आंसर बताना है। सबसे प्रबल अम्ल की संज्ञा निम्नलिखित में से चार ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं ए बी सी डी में से कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। चलिए देखते हैं। आप सभी अपने आंसर अब सबमिट करें, फटाफट अपने आंसर ऐड करेंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे किसका आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर दीजिए। 46 का आंसर सभी लोग देंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए 46 में यहाँ पे जो सबसे प्रबल अम्ल की बात की गई है वो है आपका डी ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। 46 का डी आंसर आपका सही है। सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। तो 46 का यहाँ पर जितने लोगों ने डी के साथ गए हैं सबका सही है। बाकी लोग अपना राइट आंसर कर लेंगे 46 का डी। आते हैं 47 नंबर पे क्वेश्चन पे। शर्करा या मंड के किण्वन से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? एथेनॉल, एथेनॉल, मेथेनॉल, मेथेनॉल। तो बताइए यहाँ पे शर्करा या मंड के किण्वन से हमें किस चीज़ की प्राप्ति होती है, ये आपको आंसर बताना है। आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 ए बी सी डी। देखते हैं कितने लोगों को इसका आंसर पता है। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर आपको बताना है। जल्दी से बताइए, शर्करा या मंड के किण्वन से हमें क्या प्राप्त होता है? 47 का आंसर क्वेश्चन ए बी सी डी में कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा? फटाफट अपने आंसर ऐड करें। चलिए ठीक है, जल्दी जल्दी, थोड़ा सा टाइम यहाँ पर समाप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं, अपने अंतिम सेशन की ओर। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 का यहाँ पर ए सही है। जिनका भी यहाँ पर एक का टिक किया है आपने, एथेनॉल, शर्करा या मंड के किण्वन से क्या प्राप्त होता है हमें? एथेनॉल। तो 47 का ए आपका राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। ठीक है, कौन सा? 48 पे आते हैं। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? ठीक है, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया है इसके लिए। हीलियम, जीनॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन। हीलियम, जीनॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, इनमें से बताना है आपको कौन सी है जो अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है। चार ऑप्शन है, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? 48 का आंसर दे दिए, ए बी सी डी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो आंसर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन 48 नंबर का जो आंसर आपका सही है, जो लोग जीनान के साथ गए हैं बी आंसर के साथ, तो 48 का यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है बी। जीनान जो है अक्रिय गैस जो यौगिक बना सकती है, तो 48 का आपका बी आंसर सही है। तो बी वालों को अपना राइट टिक करेंगे, बाकी लोग भी अपना सही कर लेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हेडलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। ठीक है, तो फोटोग्राफ प्लेट में सिल्वर हेडलाइट का प्रयोग हम क्यों करते हैं, ये मूल रूप से क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। ए कहता है वायु में ऑक्सीकृत होती है, बी है हाइपो सॉल्यूशन में विलय होती है, सी है प्रकाश से रूपांतरित हो जाती है, डी है बिल्कुल रंगविहीन होती है। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर आपको बताना है ए बी सी डी। फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हेडलाइट का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखते हैं कितने लोगों को यहाँ पे पता है फोटोग्राफी के दृष्टिकोण से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 49। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर कितने लोगों का सही हुआ है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 49 का आपका बी सही है, हाइपो सॉल्यूशन में विलय होती है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आपका बी आंसर जितने लोगों ने टिक किया है, बी आप सभी का यहाँ पर सही है। जिनका गलत हो गया है वो भी अपना सही कर लेंगे। इसका आंसर क्या है? बी सही है। फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हेडलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वो हाइपो सॉल्यूशन में विलय होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन देख लें। ए है हाइड्रोजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रिक ऑक्साइड और डी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो चलिए देखते हैं कितने लोगों को इसका आसान सा क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में आपने काफ़ी पढ़ा होगा, काफ़ी न्यूज़पेपर, करंट या फिर आपको यूट्यूब चैनल से बहुत सारी जगहों पे आपने ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पढ़ा होगा। तो इसका आंसर आपको पता होगा, गलत यहाँ पर नहीं करेंगे, आई होप सो। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 का आपको कितने लोगों का आंसर सही है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर इसमें से है वो है हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन। तो 50 का आंसर यहाँ पे ए सही है। जितने लोगों का आंसर यहाँ पे ए है 50 का, उनका सबका सही है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। 51 क्या कहता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक है ए निर्जलीकरण प्रक्रिया, बी है जलयोजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना,
सी है ऑक्सीडेशन प्रक्रिया और डी है रिडक्शन प्रक्रिया। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जमाने के लिए हम किस प्रकार की प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं, क्या काम करते हैं, किस तरीके से इसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को जमाते हैं, तो ये आपको ऑप्शन में दिया गया है ABCD। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सबसे सही है या सही ही है। 51 का ABCD। फटाफट अपने आंसर सबमिट करें। चलिए देखते हैं यहाँ पर कितने लोगों को इसका क्वेश्चन का आंसर सही पता था। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 51 का आपका बी सही है, जलयोजन द्वारा अनहाइड्रेट बनाना प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए। तो 51 का यहाँ पर आंसर आपका सही है बी। तो अगर आपने बी ऑप्शन यहाँ पर टिक किया है तो अपना राइट करेंगे, बाकी लोग जिनका गलत हो गया है रॉन्ग करेंगे, लेकिन यहाँ पर अपना आंसर सुधार लेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के दृष्टिकोण से। 51 का बी आपका आंसर सही है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है ब्रोमीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो आपको बताना है कौन सी तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर दीजिए, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। ABCD में से कौन सा सही है। सभी लोग सबमिट करें, फटाफट अपने आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए फटाफट, ज़्यादा टाइम है नहीं है। अंतिम चरण में हम आ चुके हैं, अंतिम आपके 5 7 8 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो इनको हल करेंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितने लोगों का सही हुआ है। 52 का यहाँ पर 52 का देखिए, यहाँ पर ए सही है, तरल अवस्था में जो पाई जाती है वह है ब्रोमीन, तरल अवस्था में पाई जाने धातु है ब्लोरीन। तो 52 का आंसर ए सही है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं 53 पर। 53 क्या कहता है, कांच क्या है। ठीक है, कांच क्या है। ऑप्शन, बहुलक मिश्रण, बी जैल, सी अतिशीतल तरल, डी है सूक्ष्म क्रिस्टलीय ठोस। आसान सा क्वेश्चन है, आई होप सो। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर आप बताएंगे। बहुलक मिश्रण, जैल, अतिशीतल तरल, सूक्ष्म क्रिस्टलीय ठोस। 53 का आंसर दीजिए, ABCD। चलिए देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। 53 का देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका सी है। ठीक है, अतिशीतल तरल के दृष्टिकोण से 53 का आपका सी यहाँ पर आपका सही है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। 54 क्या कहता है, अधिक नाइट्रोजन वाला उर्वरक, अधिक नाइट्रोजन वाला उर्वरक, यूरिया, अमोनिया सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर बताना है अधिक नाइट्रोजन वाला उर्वरक आपका कौन सा है। ABCD जल्दी से बताएं कौन सा यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अधिक नाइट्रोजन वाला उर्वरक इनमें से कौन सा है, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट या कैल्शियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 54 ABCD में से आपके आंसर कौन सा सही होगा, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, ABCD सभी को आंसर देना है, शांत नहीं रहना है, यहाँ पे देखना नहीं है, अपने अपने आंसर आप सबमिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पे देखिए आंसर आपका ए सही है। 54 का जो राइट आंसर है, जितने लोग यहाँ पर ए ऑप्शन के साथ दिए हैं, अधिक नाइट्रोजन वाला जो उर्वरक है वो कौन सा है, यूरिया है। तो 54 का आंसर यहाँ पर आपका ए सही है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। ठीक है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। ए मैग्नीशियम कार्बोनेट, बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, डी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर दीजिए, 55 का आंसर दीजिए फटाफट अपने ABCD में से कौन सा आंसर सही होगा। 55 का आंसर 55 ABCD मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे 55 का जो आंसर आपका सही है वो है डी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होती है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो 55 का जितने लोग यहाँ पर डी आंसर के साथ गए हैं सही है। 55 का सभी लोग डी आंसर टिक करेंगे, अगर किसी का गलत भी हो गया तो वो भी अपना ठीक करेगा। आते हैं 56 पर। क्वेश्चन नंबर 56 पर, सामान्य उर्वरकों में जिन 3 तत्वों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है वे हैं। पहला सल्फर फास्फोरस सोडियम, बी नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस, सी फास्फोरस सोडियम नाइट्रोजन, डी कैल्शियम फास्फोरस पोटेशियम। तो सामान्य उर्वरकों में जिन 3 तत्वों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है वे हैं। आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट मुझे ख्याल से जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखेंगे सभी का आंसर फटाफट आने शुरू हो जाएगा। किसी का यहाँ पर ये क्वेश्चन शायद गलत भी नहीं होगा, अलग बाई चांस या फिर किसी ने नहीं पढ़ा होगा तभी आपका गलत होगा, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा ये हाईलाइटेड रहा है, पढ़ा हुआ है। सरकार भी इसको लेकर समय समय घोषित करते थे, करंट में भी आता रहता है।
तो आई होप यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। फिर भी चलिए देखते हैं कितने लोगों का यहाँ पर आपका आंसर सही है। 56। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, आपको पता है NPK हम यूज़ करते हैं, NPK। तो यहाँ पर आपका बी आंसर इसका सही है 56 का, बी नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस, NPK। चलिए 56 का यहाँ पर बी आपका आंसर सही हो गया। 57 पे आते हैं। 57 क्या कहता है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? ए रेडियो एक्टिव धर्मिता, बी ताप, सी ऊष्मा और डी ऊर्जा। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है 57। सभी लोग जैसे ही इस क्वेश्चन को आई होप सो देखेंगे, आप फटाफट इस आंसर को टिक करेंगे, राइट का निशान लगाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान है, आप सभी को इसका आंसर भी पता है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आंसर फटाफट आने चाहिए। ठीक है, सभी का आंसर फटाफट आना चाहिए। ABCD में से कौन सा सही है? क्यूरी किसकी इकाई का माप है यहाँ पर? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर। देखिए यहाँ पर जितने लोग आंसर ए के साथ गए हैं सही है। कौन सा? ए रेडियोधर्मिता। तो यहाँ पर 57 का आंसर ए सही है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियोधर्मिता के दृष्टिकोण से हम इस क्यूरी का प्रयोग करते हैं। तो 57 का आंसर आपका ए सही है। आते हैं 58 पे। रेडियोधर्मिता किसका अवखंडन या विखंडन है? नाभिकीय या न्यूक्लियस, आयन, अणु, परमाणु। तो रेडियोधर्मिता की जो स्थिति होती है वो किसका अवखंडन या विखंडन की स्थिति है, ये आपको बताना है। 58 का आंसर आसान है, आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा इसका आंसर भी है। और देखते ही आप इसको टिक करेंगे, कोई यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लेगा। 58 नंबर का आंसर ABCD, नाभिकीय, न्यूक्लियस, आयन, अणु, परमाणु, सभी का आंसर। जल्दी से यहाँ पर अपने आंसर अपने सबमिट करेंगे, फटाफट फटाफट अपने आंसर सबमिट करेंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर क्या है। देखिए यहाँ पे 58 का आंसर जो सही है वो है आपका ए, नाभिकीय न्यूक्लियस के दृष्टिकोण से रेडियोधर्मिता का खंडन या विखंडन है। 58 का जितने लोग ए ऑप्शन के साथ गए हैं सभी का सही। आते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 59, नाभिकीय रिएक्टरों में, ठीक है, नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न में से किसको विबंधक के रूप में प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न से किसको विबंधक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है साधारण जल, बी है रेडियम, सी है थोरियम, डी है ग्रेफाइट। तो नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न में से किसको विबंधक के रूप में प्रयोग करते हैं, ये आपको बताना है। साधारण जल, रेडियम, थोरियम, ग्रेफाइट, ऑप्शन ABCD आपके अनुसार आपको जल्दी से बताना है। आसान सा क्वेश्चन है, 59 का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से अपने अपने आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? 59 का आंसर बताएं। चलिए देखते हैं कितने लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर आंसर पता है, कितने लोगों का यहाँ पे सही होने वाला है। तो यहाँ पर आपका डी सही है। ग्रेफाइट को हम यहाँ पर नाभिकीय रिएक्टरों में एक विबंधक के रूप में प्रयोग करते हैं, चीज़ों को स्लो करने के बंधक के रूप में जिसको हम कहते हैं। तो 59 का यहाँ पर डी आपका राइट आंसर है। 59 का डी आपका सही है। चलिए आज का अपना अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन क्या है? रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? ठीक है, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? पहला गामा उत्सर्जन, बी ऑक्सीकरण, सी अल्फा उत्सर्जन, डी बीटा उत्सर्जन। तो इसका आंसर भी आप सभी को पता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप इसका आंसर देने वाले हैं। तो फटाफट इसके आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर दीजिए, आपके पास अगले 10 सेकंड हैं, तो आंसर दीजिए फटाफट सभी लोग। यहाँ पर आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको सभी को पता है, जब आपका गामा का उत्सर्जन होता है रेडियोधर्मी पदार्थों से, तो वहाँ पर उसमें किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 60 का आपका आंसर यहाँ पे कौन सा सही है? ए ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन के साथ जितने लोग भी गए हैं सभी का आंसर सही हो गया। तो आज हमने यहाँ पर अपने सामान्य विज्ञान के पार्ट 2 के अंतर्गत 60 और क्वेश्चन हल कर लिए हैं। बायोलॉजी और केमिस्ट्री का सेशन यहाँ पर आपका समाप्त हो गया है। कल हम यहाँ पर इसी टाइम पे मिलेंगे अपना, और यहाँ पर फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, फिजिक्स रिलेटेड क्वेश्चन हम कल देखने वाले हैं, तो आप सभी यहाँ पर फिजिक्स को अपना रिवीजन करके आएंगे। फिजिक्स रिलेटेड 60 क्वेश्चन कल हम हल करेंगे, और उसके साथ ही आपका सामान्य विज्ञान का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो एक और सब्जेक्ट हम यहाँ पर अपने रिवीजन सीरीज के अंतर्गत से कंप्लीट कर चुके होंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर 60 क्वेश्चन बायोलॉजी और केमिस्ट्री को मिलाकर हो चुके हैं, टोटल 120 क्वेश्चन। कल हम 60 क्वेश्चन और यहाँ पर फिजिक्स के करेंगे, और सामान्य विज्ञान के टोटल 180 क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। और बाकी यहाँ पर बाकी अपना लोग सभी लोग यहाँ पर अपने अपने सबमिट करेंगे, किसके यहाँ पर कितने सही हुए हैं। 60 क्वेश्चन में से किसके कितने यहाँ पे सही हुए हैं, कितने सही हैं, कितने गलत हुए हैं, किसने कितने स्किप किए हैं, फटाफट अपने आंसर को सबमिट करेंगे। बाकी कल यहाँ पर हम सेम टाइम पे मिलेंगे, कितने बजे? आपको 12 से 1 डेली यहाँ पे लाइव होगा। जो लोग नए हैं उनको बता दें, 12 से 1 यहाँ पर हम लाइव होते हैं। अपने क्वेश्चन यहाँ पर ला कर आते हैं 50-60 क्वेश्चन, और पर डे 1 घंटे में हम 60 क्वेश्चन को हल करते हैं, उसके माध्यम से रिविजन किया जाता है ना। तो चलिए फिर आज के लिए यहाँ पर
इतना ही रखते हैं। कल मिलेंगे सेम टाइम पे फिजिक्स रिलेटेड टॉपिक्स को लेकर, वहाँ पर उसको डिस्कस करेंगे। तो आप सभी तैयार रहिएगा, फिजिक्स का आप रिवीजन करके आइएगा और वहाँ पर हम इन सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं। थैंक यू।